अ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन आज स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? केमिकल काइनेटिक्स। देखो, अगर बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, काइनेटिक्स पहले हम लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिक में डिस्कस कर चुके हैं। काइनेटिकली कंट्रोल्ड, याद आ रहा है, और एक थर्मो डायनेमिकली कंट्रोल्ड। तो काइनेटिकली कंट्रोल मतलब काइनेटिक्स मतलब होता है रेट। काइनेटिकली मतलब रेट, काइनेटिक्स रेट की बात। मतलब पूरे चैप्टर में एक ही चीज पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट होगा रेट के साथ, रेट ऑफ रिएक्शन, और चैप्टर खत्म भी उसी पे हो जाएगा। तो अलग अलग मेथड से एक ही काम करेंगे, रेट निकालेंगे। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मतलब समझते हो क्या होता है? रेट का मतलब बोलो, जोर से बोलो, रेट मतलब क्या? रेट मतलब सर कितने रुपए का है ना? यस और नो? है? कौन बताएगा? हाँ ठीक, कोई सुन के बता रहा है, पहले सुन लिया होगा ना। ठीक है, देखो बेटा, रेट का मतलब होता है समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी हम किसी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उसको अपन क्या नाम देंगे? रेट। तो अपने को पूरे चैप्टर में एक ही चीज पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन। पूरा केमिकल काइनेटिक्स सिर्फ इसी पे बेस्ड है। तो काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट। तो अपन बात करेंगे रिएक्शन, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे तो रिएक्शन की बात होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है जब मैं किसी रिएक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखूंगा। जब मैं किसी रिएक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखूंगा, क्या बोलूंगा उसको मैं? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलूंगा उसको? रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं कि जब मैं किसी रिएक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखूंगा तो चेंजेस क्या दिखेंगे मुझे? कोई रिएक्शन अगर चल रहा है तो उसमें आपको क्या चेंज दिख सकता है? कंसंट्रेशन। रिएक्शन चल रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा? ज़्यादा। तो जैसे जैसे रिएक्शन चलता जाएगा तो एक चीज मुझे देखने को मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट मतलब समझ में आ रहा है ना सबको? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसको देखोगे? रिएक्शन को देखोगे तो रिएक्शन में क्या दिखेगा? चेंज इन कंसंट्रेशन। तो अगर मैं बोलूं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो क्या बोलोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका कंसंट्रेशन? आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आ रहा है समझ में? दूसरा एक चीज और होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स आपका इक्विलिब्रियम से मिलता जुलता होगा ना, पहले बता चुका हूं। तो प्रेशर, रिएक्शन को देख रहे, गैसियस रिएक्शन है, रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होगा? रिएक्टेंट का प्रेशर क्या होता जाएगा? कम। और प्रोडक्ट का प्रेशर धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बढ़ता, क्योंकि रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रेशर कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, रेट। और यू कैन से चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम, दैट इज ऑल्सो वॉट? रेट। आ रहा है समझ में? यस और नो? अब देखो, सबसे काम की चीज, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं अपन। केमिकल काइनेटिक्स। तो पूरा चैप्टर बात करेगा किसकी? रेट की। देखो, अब एक रिएक्शन है मेरे पास, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो मेरे पास एक रिएक्शन जिसमें आपका ए किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बी के साथ। तो ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? सी और डी। ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी, ये मोल्स, कितने मोल ए के, कितने मोल बी के। कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब समझो, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्या निकालना है? तो अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैं निकाल सकता हूं ए के रिस्पेक्ट में भी, बी के रिस्पेक्ट में भी, सी के रिस्पेक्ट में भी और डी के रिस्पेक्ट में भी। और रेट ऑफ रिएक्शन चारों के रिस्पेक्ट में सेम होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा चारों के रिस्पेक्ट में क्या होगा? सेम। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन का जो रेट। अब एक चीज दिमाग में ये आता है कि सर ए का जो रेट है, ए का जो रिएक्शन करने का जो रेट है, वो बी के बराबर हो, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। सी के बनने का जो रेट है वो डी के बनने के रेट के बराबर हो, ऐसा जरूरी है क्या? बट फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन चारों के रिस्पेक्ट में सेम आएगा। मतलब मैं अगर बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन 10 मीटर पर सेकेंड है मान लो, अच्छा ये तो वेलोसिटी लिखती हूँ, ठीक। हाँ, तो मान लो रेट ऑफ रिएक्शन 10, आगे यूनिट वगैरह सब देखेंगे, फिलहाल यूनिट हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट 10 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज 10। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो कितना आएगा?
10, बी के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो सी के रिस्पेक्ट में और डी के रिस्पेक्ट में 10। ऐसा पॉसिबल है क्या कि ए जितने स्पीड से रिएक्ट करे उतना बी करे, उतने स्पीड से सी करे, उतने स्पीड से डी, फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन सेम? कैसे? यस देखो यहाँ पे होगा क्या, समझो। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं? सबसे पहले बात करते हैं अपन, इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। 4 दोस्त है, ठीक है। चलो डिसाइड किया कि भैया चलो मॉर्निंग का टाइम है, अपन जाकर के थोड़ा सा रेस क्या बोलते हैं रनिंग वनिंग करते हैं, फिजिकल फिटनेस जरूरी है, यस और नो। तो 4 ने डिसाइड किया कि चलो सुबह सुबह उठ करके अपन रनिंग करने जाएंगे। अब चारों जो गए, 4 दोस्त अलग अलग, उसमें से एक है जो स्टेट रनर है, स्टेट के लिए खेल चुका है, ठीक है, फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट है। दूसरा है जो फिजिकली पूरा अनफिट है, और बाकी के 2 बीच के। आ रहा है समझ में? अब उसी बात है, अब चारों को रनिंग करना है, तो जो स्टेट रनर है वो अगर जब दौड़ेगा तो बाकी 3 उसको पकड़ पाएंगे क्या? नहीं पकड़ सकते ना। चारों में सबसे स्लो कौन है? जो फिजिकली अनफिट है, आशुतोष। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि रनिंग की बात करें, अब ऑब्वियस सी बात है कि 4 दोस्त जब रनिंग के लिए गए तो उनका मोटिव क्या है? स्टेट रनर 4 चक्कर काट के आ गया और बाकी जो फिजिकली अनफिट है वो वहीं पे खड़ा है, अभी दौड़ ही नहीं पा रहा है बेचारा। कि साथ में दौड़ना, टास्क क्या है? साथ में दौड़ना। अब अगर स्टेट रनर है, उसने बोला आशुतोष चल मैं जितना दौड़ा उतना तेज दौड़ ले, इज इट पॉसिबल? कभी नहीं हो सकता वो। पर आशुतोष को बोले भाई मैं जितने तेजी से चल नहीं पा रहा हूँ तो उतने स्पीड में चल ले मेरे साथ, इज इट पॉसिबल? यस दैट इज पॉसिबल। मतलब हम रेट को बढ़ा तो नहीं सकते पर हम घटा जरूर सकते हैं। तो चारों को एक साथ दौड़ना है तो चारों को किसके स्पीड से दौड़ना पड़ेगा? जो फिजिकली अनफिट है, यस और नो? हाँ मेंटली नहीं पता, फिजिकली तो ठीक, ओके। तो जो फिजिकली अनफिट है उसके हिसाब से बाकी सब दौड़ेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? जो सबसे स्लो है। तो ये जो रिएक्शन चल रहा है, ए बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे, इस रिएक्शन में इस रिएक्शन का रेट वही डिसाइड करेगा जो सबसे क्या है? स्लो है। इसलिए पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको ऑर्गेनिक में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज कॉल्ड स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्यों? क्योंकि स्लो को फास्ट नहीं कर सकते, फास्ट को स्लो, दैट इज पॉसिबल। आ रहा है समझ में? यस और नो? ठीक, अब समझो। अगर मैं बात करता हूं रेट ऑफ ए की, तो अभी मैंने आपको डिसाइड किया रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो आप कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा उसको टाइम के रिस्पेक्ट में देखो तो आपको क्या मिल जाएगा? रेट। क्या मिल जाएगा? अब यहाँ पे 2 रेट होंगे, एक ए का रेट और दूसरा, नहीं बेटा, दूसरा रिएक्शन का रेट। पहला ए का रेट और दूसरा रिएक्शन का रेट। देखो कैसे। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, लिखना कुछ नहीं, सब लिखाऊंगा मैं। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को भूल जाओ। सबसे पहले अपन बात करते हैं ए का क्या रेट है। रेट ऑफ रिएक्शन भूल जाओ, पहले अपन किसकी बात करते हैं? ए का क्या रेट है। ए का क्या रेट है तो ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज मतलब डेल, कंसंट्रेशन में स्क्वायर ब्रैकेट, पता होगा सबको, डेल ऑफ ए बाय डेल ऑफ टी। तो डेल ऑफ ए मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल ऑफ टी मतलब चेंज इन टाइम। तो किसका रेट आ गया? ए का। कोई दिक्कत? ये ए का रेट है। मैंने पूछा बेटा ए कितने स्पीड से रिएक्ट कर रहा है, आप सीधे बोले सर देखो पकड़ो डेल ए बाय डेल टी। अब बात करें कि रिएक्शन का रेट क्या है, तो रिएक्शन का रेट अगर निकालना है तो इसको मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? तो डेल ए बाय डेल टी इज रेट ऑफ ए, और जैसे डेल ए बाय डेल टी को ए से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे? मतलब डेल ए बाय डेल टी तो मेरे को समझ में आ गया, डेल ए बाय डेल टी रेट ऑफ ए, डेल बी बाय डेल टी रेट ऑफ बी, डेल सी बाय डेल टी, पर 1 बाय ए क्यों आया तो उसको अपन समझते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा एक एग्जांपल है, सपोज मेरी एक बाइसाइकिल कंपनी है, सिंपल सा एग्जांपल है, सबको समझ में आ जाता है। एक बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जिसमें साइकिल बनाता हूँ। तो साइकिल बनाने की मेरी एक फैक्ट्री है। अब साइकिल तो डायरेक्ट बनता नहीं है, ऐसा तो कोई मशीन नहीं है, सामान डाला अंदर, साइकिल बाहर ले जाओ, इज इट पॉसिबल? कोई ऐसा मशीन नहीं जिसमें सामान अंदर डाला और साइकिल बाहर। नहीं, आपको टायर अलग बनाना पड़ेगा, उसका फ्रेम अलग बनाना पड़ेगा, ब्रेक शू अलग, चक्के अलग, सब अलग अलग। फिर उसके बाद फाइनली क्या होगा? असेंबल्ड, और असेंबल के बाद एक साइकिल बाहर आएगा। यस और नो? तो मतलब मेरे पास अलग अलग यूनिट है, यस और नो? अब समझो, एक साइकिल में कितने टायर? 2 टायर, चलो कुछ तो पता है, ठीक। लोग 4 भी बोलते हैं ऐसे, ठीक है।
हाँ ओके, एक साइकिल में 2 टायर, ठीक है। जो मेन फ्रेम आता है वो एक ही फ्रेम, फ्रेम समझते हो ना, जो फ्रेम बनता है वो मेन बॉडी का फ्रेम है वो, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं ब्रेक, ब्रेक समझते हो, लड़कों को, लड़कियों तो ब्रेक से कोई मतलब नहीं, वो पैर से लगा लेते हैं, ठीक। तो एक होता है ब्रेक, ब्रेक मतलब ब्रेक शू से लगता है ना, जिसको दबाने से चिपकता है। तो एक ब्रेक, सामने के ब्रेक में 2 ब्रेक शू होते हैं और पीछे के उसमें 2, टोटल ब्रेक शू कितने एक साइकिल में? 4। पहला टायर कितने? 2, ब्रेक शू कितने? 4, मेन बॉडी कितना, फ्रेम कितना? 1। चलो इसी 3 से काम चल जाए। अब ऑल ऑफ सडन कोई आया, ठीक है, आकर के बोला कि सर मेरे को आपका प्लांट देखना है, कैसा है, क्या काम चलता है देखना है करके। तो कोई आया, ठीक है। अब एक एक को थोड़ा सा असाइन कर देते हैं। मान लो जो फ्रेम मेकिंग यूनिट है उसकी इंचार्ज ये है, ठीक है, इसको अपन ने इंचार्ज बनाया फ्रेम मेकिंग का, ठीक। उसको हमने बताया जो टायर है वो मैन्युफैक्चरिंग का वो जो इंचार्ज वो है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको बना दिया, क्या बोलते हैं, ब्रेक शू बनाने का इंचार्ज, 3 लोग को, बाकी पूरा सब बनाने का इंचार्ज बनाएंगे तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा कहानी में, ठीक है। तो 3 चीज़, बाकी तो चीज़ तुम खुद समझ जाओगे। अब मान लो कि ये गई किसमें? देखने के लिए, ठीक। सबसे पहले वो एंटर करी कौन से यूनिट में? फ्रेम मेकिंग। तो इसने जाके उससे पूछा, अब वो फ्रेम मेकिंग की यूनिट है, वो असेंबलिंग का यूनिट का इंचार्ज तो है नहीं, तो असेंबलिंग में क्या हो रहा है उसको नहीं पता। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब मेरे पास जो यूनिट्स है उसमें जो मेरे मशीनरीज लगे हैं उसमें हर चीज़ का बनाने का अलग अलग रेट है। मतलब एक दिन में कोई 1000 बना सकता है, कोई 500 बना सकता है, कोई 200, कोई 400 ऐसे करके। पर मेरा एक यूनिट स्लो है, दैट इज़ फ्रेम मेकिंग यूनिट, कि उसमें मेटल को मेल्ट करके सारा बनाना पड़ता है तो उसमें टाइम लगता है। तो एक दिन में 100 फ्रेम बनते हैं। कितने बनते हैं? तो मेरे पास जो मशीन है वो एक दिन में 100 ही फ्रेम बना सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं एक दिन में टायर कितना बनाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को साइकिल बनाना है कि मेरे को टायर बनाना है? साइकिल ना। तो एक साइकिल में 2 टायर लगते हैं, तो 100 साइकिल में कितने टायर? 200 टायर, तो 200 बनाऊंगा। क्या किया, मेरा जो टायर मेकिंग का यूनिट था वो दिन में 1000 बना सकता था, पर 1000 बना के 800 क्या करूंगा मैं? वेस्टेज है ना। तो मैं कितने बनाऊंगा? अब बोलोगे सर एक काम क्यों नहीं करता, 1000 जब टायर बना रहा तो 500 साइकिल बन सकता है, तो 500 फ्रेम बना सकता हूँ क्या? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नया मशीन मंगवाना पड़ेगा, पूरा एक्सपेंस करना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं बेटा 1000 टायर मत बना, तो 200 बना, उसके लिए मुझे कुछ करना है क्या? 200 बनने के बाद बंद कर दे, बैठा है आराम से। तो क्या क्या आसान है, स्पीड को बढ़ाना कि घटाना? समझ गए बेटा? तो अपन रेट को बढ़ा नहीं सकते, क्या कर सकते? ईजी टास्क। अब समझो, ये एंटर करे इसके यूनिट में और इससे जाके पूछा कि भैया तुम्हारा जो फ्रेम मेकिंग यूनिट है उसका एक दिन का रेट क्या है? क्या बताएगी वो? 100। अब इसने उससे पूछा कि तुम्हारी कंपनी कितना साइकिल बनाती है, क्या है एक दिन का रेट, क्या साइकिल बनाने, क्या बताएगी वो? 100। ये तो बहुत सिंपल, इसमें कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो आगे लॉजिक आएगा। अब वो ये पहुंच गई उसके यूनिट में, क्या बना रही थी वो? टायर बना रही थी, टायर मेकिंग यूनिट में चली गई है। अब ये जाकर के उससे पूछी कि भैया तुम्हारे एक दिन का टायर मेकिंग का रेट क्या है? क्या बताएगी वो? 200। तो उसका जो उसका यूनिट है उसके यूनिट का रेट कितना है? 200। अब उसने अगला क्वेश्चन फिर से पूछा, क्योंकि इसको तो टाइम पास ही करना है ना, वो क्या करने गई है? मजे लेने। तो सबके मजे ले रही है पूछ पूछ के। अब उसे पूछ रही है तुम्हारी कंपनी एक दिन में कितना साइकिल बनाती है? क्या होगा उसका आंसर? कैसे किया वो गई है क्या असेंबलिंग में? नहीं। क्या किया समझो, उसने देखा मेरे यूनिट का रेट क्या है? 200। एक साइकिल में कितने टायर लगते हैं? 200 डिवाइड बाय, जैसे उसने 2 किया क्या मिल गया उसको? रेट ऑफ बाईसाइकिल, रेट ऑफ। समझ गए? उसके पास पहुंची, उससे पूछा भैया तुम्हारे एक दिन का रेट कितना है? 400। तो ब्रेक शू कितने बन रहे? 400। तो उसने बताया भैया मेरे यूनिट का रेट है 400। फिर अगला क्वेश्चन वही, तुम्हारे कंपनी का रेट क्या है, एक दिन का साइकिल कितना बनाती है? आंसर क्या होगा? कैसे किया उसने? फिर से अपने रेट को किससे डिवाइड किया? 4। क्यों? क्योंकि एक साइकिल को बनने में कितने ब्रेक शू लगते हैं? समझ गया बेटा? आ जाओ फिर वापस इधर। मैंने पूछा ए से, बेटा तेरा रेट क्या है? झट से बताया उसने, क्या? डेल ए बाय डेल टी, चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम। कोई दिक्कत? अब मैंने उससे पूछा बेटा तेरे रिएक्शन का रेट क्या है? तो जैसे उसने किया 400 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 लग रहे थे ना, साइकिल बनाने कितने लग रहे थे? 4। जैसे उसने किया 200 डिवाइड बाय 2, जैसे इसने किया 100 डिवाइड बाय 1। समझ गया बेटा? तो ये भी क्या करेगा? डेल ए बाय डेल टी को किससे डिवाइड करेगा? कितने चाहिए इसके? ए का कितना मोल चाहिए? 1। तो क्या करेगा? डिवाइड फट से। समझ गया बेटा? तो डेल ए बाय डेल टी ए का रेट, जो कुछ भी हो सकता है, पर 1 बाय ए लगाते साथ ही रिएक्शन का रेट। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, जैसे जैसे रिएक्शन चलेगा तो ए का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा? इसलिए एक माइनस,
माइनस का सिर्फ एक ही काम ये बता रहा है कि भैया रिएक्टेंट है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम, इसका कंसंट्रेशन घटेगा। अगर मैं बी से पूछूं बेटा तेरा रेट क्या है, क्या बताएगा बी? बी बताएगा डेल बी बाय डेल टी। बात बताओ, डेल ए बाय डेल टी डेल बी बाय डेल टी के बराबर हो सकता है क्या? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? देखो इसका रेट, ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, एक और यूनिट, ठीक है, एक और यूनिट की इंचार्ज ये है, मान लो ये घंटी बनाने की सीट, ओके चलो सीट बनवा लेते उससे, ठीक है, हाँ, तो ये सीट बनाने की इंचार्ज है। एक साइकिल में कितना सीट? अब इससे पूछा भैया तुम्हारे यूनिट का रेट कितना, कितना बताएगी? 100। इसके यूनिट का रेट क्या था? सेम हो गया ना, पर रिएक्शन का कितना, इसका कितना, साइकिल का 100, उसका भी कितना 100, सेम है। अब उससे पूछा उसका रेट कितना, 400, सेम है क्या? नहीं है। पर साइकिल बनाने का रेट कितना, उसका रेट कितना बताए, 200, सेम है क्या? पर साइकिल बनाने का रेट, मतलब साइकिल बनाने का रेट किसी से भी पूछूंगा उसका क्या आएगा, समझ गए? पर इंडिविजुअल रेट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो डेल ए का रेट बी के रेट के बराबर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ए का रेट बी के रेट के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। आया समझ में? पर रिएक्शन का रेट एक ए से पूछूं चाहे बी से पूछूं चाहे सी से पूछूं चाहे डी से, चारों का रेट क्या होगा? क्योंकि मैंने पहले ही उसको मैनेज किया ना। सबसे पहले मैंने देखा सबसे स्लो कौन है, फ्रेम मेकिंग यूनिट। तो एक दिन में कितना फ्रेम, 100, तो साइकिल कितना बनेगा 100, उसके हिसाब से सारे यूनिट को क्या किया, मैनेज। तभी तो हो सकता है ना, प्रॉपर वर्क तभी होगा। अदरवाइज पता चला टायर ही टायर बनने जा रहे हैं, ठीक है, पूरे फैक्ट्री में टायर ही पड़े हर जगह, असेंबलिंग यूनिट पूरा टायर से भरा पड़ा है, 2-4 मजदूर उसमें दब के मर भी गए, इतना टायर बना लिया अपन ने। तो ऐसा करेंगे क्या? तो भैया जब दूसरा एग्जांपल मैंने दिया जॉगिंग वाला, जो रनिंग कर रहे थे, 4 दोस्त एक साथ रनिंग करना, तो टास्क क्या है, कौन कितना तेज दौड़ता है कि साथ में दौड़ना, तो साथ में दौड़ेंगे तो चारों का स्पीड क्या होगा, सेम। अब मैं इंडिविजुअल दौड़ाऊं, अगर मैं इंडिविजुअल दौड़ाऊं तो कोई तेज दौड़ सकता है, कोई धीरे दौड़ सकता है, सबका स्पीड अलग हो सकता है, या हो सकता है सेम, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। पर जब चारों एक साथ दौड़ेंगे तो चारों का रेट क्या होगा, स्पीड सेम होगा। आया समझ में? तो बी से पूछा बेटा तेरा रेट क्या है, तो डेल बी बाय डेल टी, और पूछा रिएक्शन का बता, और एक माइनस साइन। अब ये रिएक्शन का रेट, ये भी रिएक्शन का रेट सेम होगा अलग होगा, सेम होगा। सी से पूछा सी का रेट क्या बताएगा, डेल सी बाय डेल टी, क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन का रेट पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। फिर डी से पूछा डी का रेट क्या बताएगा, ओ डेल डी डेल टी 1/d। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ रहा है? तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो गया रेट ऑफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो सिंपल सा जवाब क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, या विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि के पी एंड के सी, याद आ रहा है इक्विलिब्रियम, के पी प्रेशर के टर्म्स में, के सी, तो हम रेट को भी यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक प्रेशर के टर्म्स में और एक कंसंट्रेशन के टर्म्स। फिलहाल कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया ये सारी चीज़? इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो थोड़ा सा आते हैं थ्योरी पार्ट लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं अपन, लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। अबे क्या हो रहा है सब, रेट ऑफ रिएक्शन, चैप्टर का नाम लिख लिया बच्चों, ठीक। क्या हो जाएगा डेफिनेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन the change in concentration of reactant or product, the change in concentration of reactant or product with respect to, तो किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे क्या नाम देंगे उसको, रेट। मोल से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको?
तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज योर रेट ऑफ रिएक्शन. सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन कैसे आएगा, डेल ऑफ ए बाय डेल ऑफ टी 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी डेल ऑफ बी बाय डेल ऑफ टी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर, 1 बाय सी डेल ऑफ सी बाय डेल ऑफ टी is equals to 1 by d del of d by del of t. ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लीजिए. देखो अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन की. किसकी बात करते हैं, लिखेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे और चल देंगे, ठीक है, हमारे काम करने जो काम को उतने पढ़ेंगे. 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं. एक होता है फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट. जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं, आयनिक रिएक्शन समझते हो ना, आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन, ये बहुत फास्ट होते हैं. पलक झपका प्रोडक्ट फॉर्म्ड. कई बार होता है लैब में जाते हैं अपन, एक टेस्ट ट्यूब लिया, दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, कुछ केमिकल्स उसमें था, एक को उसमें मिलाया, तुरंत पीपीटी, कुछ नहीं करना पड़ा, मिलाते साथ, दैट इज कॉल्ड आयनिक रिएक्शन, वेरी फास्ट. ठीक है, विद इन अ सेकेंड कंप्लीट हो जाता है. अब जो रिएक्शन विद इन अ सेकेंड हो रहा है, देखो अपन क्यों पढ़ रहे हैं, अपन केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, अपन केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं ताकि हमको रेट का पता चले. किसका पता चले, रेट ऑफ रिएक्शन. और रेट ऑफ रिएक्शन का पता हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए पता कर रहे हैं कि भैया पता चले कौन सा रिएक्शन कितने देर में हो रहा है और क्या तरीके जिससे हम उस रिएक्शन को जल्दी कर सके. भैया कोई काम कर रहे हो, पता भी तो होना चाहिए ना कब खत्म होगा, तो कौन कैसे पता चलेगा, रेट से. आ रहा है समझ में, समझ आ रहा है सबको. ठीक, अब देखो तो क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स मतलब रेट से डील करेंगे और अल्टीमेट गोल क्या होगा आखिरी में जाकर के कि भैया कोई स्लो है तो उसको कैसे फास्ट करे. समय है किसी के पास, किसी के पास टाइम नहीं है, जो फ्री बैठा उसके पास भी टाइम नहीं है, पूछ के देख लो, है ना. तो टाइम किसी के पास नहीं है, तो जो रिएक्शन 1 घंटे में हो रहा है, मैं क्या चाहूंगा आधे घंटे में हो जाए, ताकि आधे घंटे में हो जाए तो मेरे पास आधा घंटा और बचे और बना लूँ प्रोडक्शन. केमिकल रिएक्शन ये सब करके अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं ना. प्रोडक्ट फॉर्म करके क्या करना है, घर पे रखना है कि सेल करना है, सेल करना है ना. तो जितना ज़्यादा फॉर्म करूँगा उतना ज़्यादा सेल कर पाऊंगा ना, पैसा उतना ज़्यादा. तो अल्टीमेटली मेरा गोल है कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाया कैसे जाए. अब जो वेरी फास्ट है, विद इन अ सेकेंड हो रहा है, उसको क्या ही तेज कर लोगे. तो वेरी फास्ट रिएक्शन हमारे किसी काम के नहीं है. तो पहला रिएक्शन जो विद इन अ सेकेंड प्रोसीड कर जाए, आयनिक रिएक्शन, वो हमारे काम का नहीं है. ठीक है, दूसरा होता है वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत ही स्लो है, कंप्लीट होने में हफ्तों लग रहे, महीने लग रहे. रस्टिंग ऑफ आयरन महीनों में कंप्लीट होता है. अब 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीने कंप्लीट हो रहा है. अब उसको कितना ही तेज कर लोगे, है क्या कोई 1.5 महीना वेट कर सकते हैं क्या किसी चीज़ के लिए, अपन नहीं है. तो वेरी स्लो रिएक्शन को कितना ही फास्ट कर लोगे तो भी वो स्लो ही रहेगा, इतना स्लो कि हमारे काम का, तो उसमें हमको कोई मतलब नहीं है. हाँ ठीक है, जहाँ 1.5 महीना लगना है वहाँ 3 महीना लग जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे कोई काम का नहीं है. तो वेरी स्लो रिएक्शन हमारे किसी काम का नहीं है. दूसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन. मॉडरेट रिएक्शन जो एक रेंज में कंप्लीट होता है, जितने देर आप वेट कर सकते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा, 35 मिनट, 35 मिनट्स, ऐसे करके जो होगा. तो एक ऐसा रिएक्शन जो ना तो वेरी फास्ट है और जो ना तो वेरी स्लो है, उसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन. तो हम मॉडरेट रिएक्शन पे काम कर सकते हैं. 8 घंटा लग रहा है, कुछ करके 4 घंटे में कर लिया, काम बन गया ना. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ. तो पूरे चैप्टर में हम जिस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे आगे फर्दर, वो कैसा रिएक्शन होगा, मॉडरेट. कैसा रिएक्शन होगा वो, कोई दिक्कत किसी को. तो 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं, वेरी फास्ट विद इन अ सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा, वेरी स्लो हफ्ते लगेंगे, महीने लगेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन. और मॉडरेट रिएक्शन होते हैं तुम्हारे मॉलिकुलर रिएक्शन, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं. क्या पार्टिसिपेट करते हैं, कोई दिक्कत किसी को. तो ये वाला पार्ट हम रहने देते हैं, इसको लिखते नहीं है ना, कि लिखना है. अब मैंने यहाँ पे आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि भैया कोई रिएक्शन दिया है, उसका आप क्या लिख सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन. क्या लिख सकते हैं आप उसका, रेट एक्सप्रेशन. तो 2-3 रिएक्शन लिख के दूं, ये तो ABC के टर्म्स में है, तो 2-3 रिएक्शन लिख के दूं, आप उसका रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं.
फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया, पी पाई क्यू उठा के देखेंगे तो आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ही पहला टॉपिक खोलोगे केमिकल काइनेटिक्स का, आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, पहला टॉपिक यही है, समझ आ रहा है? तो इसी पे बेस्ड इस रेट एक्सप्रेशन को लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, इसको लिख लोगे तो फिर आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे। तो सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखना सीख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए, राइट द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आइए रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं दो चार का। चलिए फटाक से लिखेंगे एकदम, आओ आंसर देखते हैं। पहले का क्या हो जाएगा, -1/4 डेल NH3/del T, कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू -1/5, 3 की 5 डेल ऑफ O2/del ऑफ T इज इक्वल्स टू 1/4 डेल ऑफ NO/del ऑफ T इज इक्वल्स टू क्या, 1/6 डेल ऑफ H2O/del ऑफ T। आ रहा था ऐसा सभी का, सब लोग का आ रहा था बेटा, ठीक। दूसरे का करते हैं तो सेकंड का रेट क्या हो जाएगा, -1/1 डेल ऑफ N2, लिखो ना लिखो 1/1 कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू क्या, -1/3 डेल ऑफ H2/del T इज इक्वल्स टू क्या, 1/2 डेल ऑफ NH3/del T, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, देखो अगर मैं आपको किसी एक का रेट दे दूं, अगर मैं जैसे मान लो पहले रिएक्शन, इस रिएक्शन में इसमें से मैं किसी भी एक का रेट दे दूं, जैसे NH3 का रेट दे दिया, तो NH3 का रेट अगर दे दिया तो बाकी सबका रेट आप निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको NH3 का रेट दे दिया तो सबका निकाल सकते हैं ना। क्या करूंगा, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा 1/4 से, एक बार रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया तो इसको इससे इक्वेट करूंगा तो उसका आ जाएगा, इसको उससे करूंगा सबका आ जाएगा, हाँ या ना? तो मैं अगर किसी एक का रेट दे दूं तो मैं सबका निकाल सकता हूं, कैसे, डेल बाय एन, दो तरीके हैं समझ लो। मैंने आपको NH3 का रेट दे दिया और मैंने आपको NO का पूछा, तो या तो इसको इससे इक्वेट कर दो, डायरेक्ट आएगा, ये इज इक्वल टू ये है ना, इक्वल है ना सबके बीच में, तो ये इज इक्वल टू ये, और क्या निकालूंगा, डेल ऑफ NO/del ऑफ T, समझ गया बेटा? और अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन पूछूं तो मोल से डिवाइड कर दूंगा, डेल ऑफ NH3/del ऑफ T मुझे दिया है, किससे डिवाइड कर दूंगा, 4 से, क्या मिल जाएगा मुझे, रेट ऑफ रिएक्शन। कोई तकलीफ किसी को? तो किसी एक का रेट दे दूं और सबका रेट पूछूं, निकाल सकता हूं, या तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के फिर एक एक करके इक्वेट करूं, या जिसका दिया उससे दूसरे को इक्वेट कर दूं, कोई दिक्कत किसी को? तो इसका अगर रेट दिया है और तुमसे उसका पूछा है तो ये पूरा सिर्फ ये नहीं ना, क्योंकि इसका रेट उसके रेट के बराबर ऐसा जरूरी नहीं है, पर रेट ऑफ रिएक्शन पूरा है, इस पूरे को इस पूरे के साथ इक्वेट करके मैं इसको भी निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? करे क्वेश्चन इस टाइप के, लिखिए।
बच्चों समझ आया सबको? लिख लिएगा क्वेश्चन अपन। कर पाएंगे अपन सभी लोग? करिए चल। हो गया? सभी का आ गया क्या? आइए देखिए क्या है आंसर। कितना आंसर क्या आ रहा है? पहले का बताओ। आओ। पहले वाले में रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है? 9 पॉइंट -4 आ रहा है क्या? इसका इसका आ रहा है कैसा? ठीक है, वो माइनस सिर्फ डिसअपेरेंस बता रहा है, आप लिखा ना लिखा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आओ अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू क्या था बताइए? 1/-1 कितना? जल्दी बोलो। डेल ऑफ NH3 बाय इज इक्वल्स टू क्या? -1/5 डेल ऑफ O2 बाय डेल टी इज इक्वल्स टू क्या? 1/4 डेल ऑफ NO2 इज इक्वल्स टू डेल H2O बाय। आ रहा था कैसा? ओके, किसका क्या दिया है मुझे बताओ जरा। डेल NO बाय डेल टी कितना दिया है? कितना दिया है? पहला रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया क्या? तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू किसके रिस्पेक्ट में? एनो के रिस्पेक्ट में आ जाओ बेटा। एनो के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू डेल ऑफ एनो बाई डेल टी। डायरेक्ट लिख दूँ क्या वैल्यू है डेल ऑफ एनो बाई डेल टी का? 10 टू द पावर, तो दैट इज 0.9 इंटू 10 टू द पावर -3। कोई दिक्कत किसी को? ऐसा आ रहा था सभी का? ठीक, इसके बाद मुझसे क्या पूछा है? किसका रेट पूछा है? किसका? NH3। तो NH3 को इससे इक्वेट कर दो बेटा, दोनों का रेट सेम है।
क्या लिखूंगा, -1/4, ये सेकेंड 1/4 क्या हो जाएगा ऐसे, डेल ऑफ NH3 बाय डेल ऑफ T इज इक्वल्स टू क्या, 1/4 डेल ऑफ NO बाय डेल ऑफ T। मुझसे क्या पूछा है, डेल ऑफ NH3 बाय डेल T पूछा है क्या, 1/4 कैंसिल, ठीक है, एक माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि डिसअपेयर हो रहा है, तो क्या आएगा माइनस, अरे जल्दी बोलो, ये माइनस साइन इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल NO बाय डेल T दिया है 3.6, कोई दिक्कत किसी को, यूनिट जो दिया एज इट इज लिख लोगे, कोई चेंजेस नहीं उसमें, क्लियर है ना सभी को, ठीक। उसके बाद क्या पूछा है, तीसरे में आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। अब आपके पास डेल ऑफ NH3 बाय डेल ऑफ T भी है, तो आप चाहे तो H2O को इससे इक्वेट करें या उसको NO से इक्वेट करें, दोनों से आंसर सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। तो अब आप इसको उससे इक्वेट कर सकते हैं जो पूछा गया, या फिर जो पहले दिया था NO उससे इक्वेट कर सकते हैं, किसको, H2O को, किससे करें बताइए, NO से करें, चलो ठीक, क्या था 1/4 डेल ऑफ NO बाय डेल ऑफ T इज इक्वल्स टू क्या, 1/6 डेल ऑफ H2O बाय डेल ऑफ T। मुझे डेल ऑफ H2O बाय डेल ऑफ T चाहिए, 6 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 6/4 डेल ऑफ NO बाय डेल T मेरे पास है 3.6 इंटू 10⁻, इज इक्वल्स टू क्या, डेल ऑफ H2O बाय डेल T, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से, 5.4 इंटू 10⁻, आ रहा था ऐसा सभी का, PYQ उठाएंगे आपको सेम टाइप, सेम एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, यस और नो, ठीक। सेकंड वाला पार्ट भी देख लो भाई, लगे हाथ, वो भी बताने की जरूरत पड़ेगी, चलो फिर भी बता देता हूँ। दूसरा एक्सप्रेशन बताओ मुझे बस, रेट इज इक्वल्स टू क्या, -1/2 डेल N2 बाय डेल T इज इक्वल्स टू डेल ऑफ NO2 बाय डेल T इज इक्वल्स टू 1/1, लिखो ना लिखो कोई फर्क, डेल ऑफ क्या, ठीक, क्या दिया मुझे, चेंज इन कंसंट्रेशन दिया है, किसका दिया है, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ रेट, किसके रिस्पेक्ट में, NO2 के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा 1/4 डेल ऑफ NO2 बाय डेल ऑफ T। अब देखो बेटा 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन NO2 दिया है, कितना कितना दिया है, हाँ अच्छा ठीक है, उसको सही कर लो, कितना दिया, ये क्या दिया, 4 इंटू -2 अपॉन डेल T भी दिया है, कितना 5, क्या आ रहा है फिर, टाइम दिया है ना बेटा, तो क्या दिया यहाँ से, क्या आएगा, पॉइंट, यूनिट जो दिया लिख लेना, ठीक है, ओके। और उसके बाद और कुछ पूछा है क्या, क्या पूछा है, N2O5 का पूछा है, इक्वेट कर दो किसके साथ, NO2 के साथ, तो 1/2 माइनस डेल ऑफ N2O5 बाय डेल ऑफ T इज इक्वल्स टू क्या, -1/4 डेल ऑफ, प्लस है क्या, ओके, डेल बाय डेल T, कोई दिक्कत किसी को, हाँ या ना, ओके। तो क्या पता है मुझे, डेल NO बाय डेल T पता है क्या, हाँ पूरा पता है मुझे, रेट निकाला ना, क्या है ये, रेट मतलब ये पूरा पता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि डेल NO2 बाय डेल T पता है, पूरा पता है ना, रेट है मतलब, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई डेल ऑफ N2O5 अपॉन डेल T इज इक्वल टू कितना, 2 पर आएगा 1/0.5 आ जाएगा ना, माइनस आएगा, हाँ या ना जल्दी बोलो, नहीं
अच्छा सॉरी 0.2 छूट गया, हाँ ठीक, कितना आएगा 0.4 इंटू 10⁻, डिसअपेयर हो रहा है क्या, माइनस है, और कुछ, तो मोल सेम है क्या दोनों, नहीं, ओके, तो डेल ऑफ क्या पता है मुझे, NO2 पता है क्या, रेट पता है क्या, हाँ तो इक्वेट कर दो, चलो इक्वेट करो कितना, तो रेट इज इक्वल टू क्या, उसके रिस्पेक्ट में रेट लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, डेल ऑफ O2 बाय, इसको इक्वेट क्यों नहीं करो, इक्वेट करूंगा तो भी आंसर सेम आएगा, पर मुझे पता है कि मोल 1 है, मोल 1 मतलब जो खुद का रेट है वही रिएक्शन का रेट है, जब भी मोल 1 होगा, जब भी किसी रिएक्टेंट का मोल कितना होगा 1, तो जो उसका रेट होगा वही रिएक्शन का रेट होगा, याद रखेंगे, किसी का भी मोल 1 है तो उसका जो रेट है वही क्या है, रिएक्शन का रेट, कोई दिक्कत किसी को, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, कितना 0.2 इंटू 10⁻, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, छाप लो पे, ओके, आइए थोड़ा सा अपन देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, अगर बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की, अब मान लो कोई रिएक्शन चल रहा है 3 घंटे का है, तो रिएक्शन स्टार्ट हो उसको 3 घंटे में कंप्लीट होना है, तो अब 3 घंटे में अगर कंप्लीट होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 घंटा इंतजार, चेंज इन कंसंट्रेशन 3 घंटे कितना चेंज हुआ अपॉन चेंज इन टाइम 3 घंटा, ठीक, इतना समय नहीं मेरे पास, मैं गया इन बिटवीन द रिएक्शन, रिएक्शन चल रहा था, बीच में गया, थोड़ी देर रुका, 2-4 मिनट रुका, तो 2-4 मिनट में देखा, टाइम देखा 2-4 मिनट, 4 मिनट तक इंतजार किया, देखा कितना चेंज हुआ, तो मैंने क्या देखा, चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यस और नो, तो मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पहुंचा उस जगह पे, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम, अब तुम्हारा चेंज लार्ज होगा कि स्मॉल होगा, क्योंकि टाइम कम तो चेंजेस भी कम, तो ये कहलाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फर्क क्या पड़ेगा, देखो जैसे मान लो मेरे पास रिएक्शन है, अभी ऊपर डेफिनेशन लिख दूंगा मैं, A+B गिव्स C+D, अब मैं अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, -1/, तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस, रेट है तो मोल से डिवाइड होना है, अब क्या आएगा, डेल मतलब लार्ज चेंज, डी मतलब स्मॉल चेंज, अब इंस्टेंटेनियस रेट जब निकालोगे तो चेंज ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम, तो यहाँ पे आएगा 1/A डी ऑफ A/D ऑफ T, जहाँ जहाँ पे डेल था सिर्फ वहाँ पे क्या आएगा D, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में एक ही चीज़ का फर्क है, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर आप किसी रिएक्शन के रेट को देखते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, किसी को कोई दिक्कत, तो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा बताओ, -1/B डेल ऑफ डी है क्या, ओ ओ मार खाओगे बहुत तेज, ठीक, और क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/C डी ऑफ C/dt इज इक्वल्स टू 1/D डी ऑफ D/dt, यस और नो। और बात करते हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगा, द चेंज इन कंसंट्रेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर रेट निकाल रहे तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, किसी रिएक्शन का रेट निकाल रहे कैसे, किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़ा सा चेंज आया समझ में, तो डेफिनेशन लिख लेंगे,
तो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। नोट कर लीजिए। ओके डन। लिख डाले क्या? एक थोड़ा सा देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, मिटाओ सब। ओके नेक्स्ट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो जो मैंने डेल लगाया वो तो डेल है आपका क्या है, पूरे रिएक्शन का रेट है जब तक चल रहा है रिएक्शन तब तक का। अब उसमें दो केसेस आते हैं। आप शॉर्ट इंटरवल के लिए गए, आप कब गए? शॉर्ट इंटरवल, थोड़े टाइम के लिए गए, रेट निकाला इंस्टेंटेनियस रेट। आप एक लॉन्ग इंटरवल के लिए गए, मैं मान लो 3 घंटे की रिएक्शन चल रहा है, तुम 1 घंटे तक बैठ के देखते रहे, तो इंटरवल शॉर्ट है कि लॉन्ग है? एवरेज क्या आएगा तब? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर थोड़े टाइम के लिए गए तो, और रेट ऑफ रिएक्शन का तो मैंने पहले बता दिया आपको निकालना, डेल बाय डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डेल ऑफ टी। कोई दिक्कत किसी को? तो ये तब होगा, एवरेज तब आएगा जब आपका इंटरवल कैसा होगा? लॉन्ग। ठीक है, तो डेफिनेशन हो जाएगा द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट T1 T2 तो पता है ना, ये लिखने की जरूरत है। T1 क्या? इनिशियल टाइम। एंड व्हाट इज T2? सो इनिशियल टाइम एंड दैट इज फाइनल टाइम। एक लास्ट टॉपिक आज के लिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बाकी देखें। एक देख ले तो थोड़ा सा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। एक लो तो पहला चीज़ है, रेट ऑफ रिएक्शन एक ऐसा है जिसके जितने फैक्टर उसमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के जितने फैक्टर्स हम पढ़ेंगे सब में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक लोता ऐसा फैक्टर है जिसमें हर चीज़ बढ़ता है, तो किसी में बढ़ता भी है घटता भी है। ठीक है, तो मिटा दो इसको, लिख लिए? ठीक, कौन सा? ये तो खुद से लिख सकते हो भाई। ठीक, ओके नेक्स्ट क्या लिखोगे? फैक्टर्स, लास्ट टॉपिक आज के लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन कब होता पता है आपको? जब रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ क्या करेगा? कोलिजन, तभी तो होगा ना? यस और नो? तो अब समझो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन। पहला फैक्टर क्या है? तो आपका पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन, तो फर्स्ट फैक्टर आ रहा है कंसंट्रेशन। अगर अपन बात करते हैं बेटा कंसंट्रेशन की, किसकी बात करते हैं? तो कंसंट्रेशन मतलब क्या? देखो रिएक्शन तभी होगा, जैसे रिएक्टेंट है मेरे पास ए और बी, तो रिएक्शन तभी होगा जब ए जाकर के बी के साथ टकराएगा।
या बी जाके ए के साथ, जब तक टकराएंगे ना आपस में तब तक रिएक्शन होगा क्या? ए के साथ टकरा रहा है, बी के साथ टकरा रहा है, या ए और बी टकरा ही नहीं रहे, तो रिएक्शन होगा क्या? कंसंट्रेशन मतलब समझते हो ना? इस रूम में एक ठोक ए है और एक ठोक बी है, ए इधर घूम रहा है, बी उधर घूम रहा है, होगा क्या रिएक्शन? इस रूम में 100 ठोक ए है और 100 ठोक बी है। अब पहले में एक ए एक बी था, अब 100 ए 100 बी है, तो रिएक्शन होने के चांसेस पहले ज़्यादा थे कि अब है? अब जल्दी होगा ना? रेट क्या हुआ, बढ़ा घटा? 1000 ए 1000 बी, जितने ज़्यादा ए और बी होंगे उतने ज़्यादा कोलिजन होगा, उतना जल्दी जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अगर क्या बढ़ाऊंगा? तो पहला फैक्टर कंसंट्रेशन, आपका रेट क्या हो जाएगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा करते हैं टेम्परेचर। व्हाट इज सेकेंड फैक्टर? अगर बात करते बच्चों टेम्परेचर की, ठीक है, टेम्परेचर समझते हो ना? व्हाट टेम्परेचर विल डू इन अ रिएक्शन? व्हाट इट विल डू? इट विल इंक्रीज द वेलोसिटी। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब एक ठोक ए और एक ठोक बी है, पहला ए मरियल टाइप चल रहा है, बी भी मरियल टाइप चल रहा है, तो धीरे धीरे घूम रहे हैं, तो टकराने के चांसेस। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, ए बहुत तेज़ी से घूम रहा है, बी भी बहुत तेज़ी से घूम रहा है, तो तेज़ी से घूमेगा तो टकराने के चांसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे ना। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से कोलिजन का टाइम कम हो जाएगा। तेज तेज घूम रहे तो जल्दी टकराएंगे कि धीरे धीरे घूम रहे तो जल्दी टकराएंगे? तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वेलोसिटी बढ़ेगी, रिएक्टेंट बहुत तेज़ी से घूमेंगे तो टकराएंगे, किसी के साथ भी टकराए तो तेज़ी से टकराएंगे, और तेज़ी से टकराएंगे तो कभी ना कभी ए किससे टकरा जाएगा? आया समझ में? तो कभी ना कभी ए किससे टकरा जाएगा? बी से। तो टेम्परेचर के बढ़ने से मेरा रेट बढ़ेगा घटेगा? तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? तीसरा फैक्टर आपका प्रेशर। क्या होगा बेटा प्रेशर से? क्या हो जाएगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? क्यों भाई? पास पास आएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल एक पिस्टन है, ठीक है, तो एक पिस्टन है मेरे पास, इसमें गैस भर दिया मैंने, तो गैस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर, ये ए है और ये बी है, ठीक। प्रेशर बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा बेटा? पिस्टन को दबाना पड़ेगा। जैसे पिस्टन को दबाऊंगा तो पिस्टन खसक के कहाँ आएगा? नीचे। यस और नो? तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाऊंगा पिस्टन खसक के कहाँ आएगा? नीचे। जैसे ही पिस्टन खसक के नीचे आएगा तो सारे जो पार्टिकल्स है, कौन से? ये जो अंदर के, अबे जिसको पकड़ना वो नहीं पकड़ में आ रहा, सब आ जा रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है? अबे मजाक चल रहा है क्या? भगो यहाँ से। चलो बेटा, ये पिस्टन दबाया मैंने नीचे, ठीक। ए मार खाना है क्या तुम लोग को? चोर, अभी गैस धीरे से आएगा, अभी आ नहीं रहा। कोई मतलब नहीं, पूरा मेहनत बेकार हो गया, इससे अच्छा तो बना ही लेता है। छोड़ो, सब समझ गए ना तुम लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक। तो मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन, अब जगह कम हो गया ना, तो इस जगह पे जो मॉलिक्यूल्स थे पहले वो बढ़ेंगे घटेंगे? बढ़ेंगे ना, सब एक पास पास आएंगे। जैसे जैसे पिस्टन दबाते जाऊंगा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? पास पास आएंगे ना। पास पास आएंगे तो कोलिजन बढ़ेगा कम होगा? तो प्रेशर के बढ़ाने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। तो 3 फैक्टर जिस पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीनों के बढ़ने से आपका रेट बढ़ेगा, तीनों के बढ़ने से आपका रेट बढ़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट को फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिएक्शन का जो डायरेक्शन है इक्विलिब्रियम होगा तो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड और बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, ये होता है।
वी कैन डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, एक्सो और एंडो के केस में। रेट को नहीं, रेट तो बढ़ेगा। हाँ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, वो तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ली चैटर्स प्रिंसिपल आएगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लिया क्या? अच्छा, मैं सोच रहा था इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ, पीटूंगा इतना मर जाओगे यहीं पे, ठीक। समझ आया मैंने क्या बोला? यस और नो। तो फिलहाल ये आपका हो गया फैक्टर। देखो पूरे चैप्टर में दो चीज़ पढ़ना है, एक रेट बता दिया, ये पहला तरीका देखा, कन्वेंशनल मेथड, पुराना मेथड। नेक्स्ट क्लास में आओगे तो रेट लॉ पढ़ाऊंगा, उसके अगली क्लास में आओगे इंटीग्रेटेड रेट मेथड पढ़ाऊंगा, और इसके अलावा एक चीज़ और पढ़ेंगे, ऑर्डर, जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। तो पूरे रिएक्शन में पूरा रेट 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 और ऑर्डर चैप्टर, ठीक। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास देखते हैं।